पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समझती है कि पाकिस्तानी आवाम का मुकदमा हुक्मरान खानदान के खिलाफ इंतहाई अहमियत का हामिल है और 5 रुकनी बेंच किसी और केस की समाअत नहीं करेगा। अब यही वाला केस पूरा दिन सुना जाएगा। जब एक तो कल होगी तारीख, उसके बाद मंडे से जब तारीख दोबारा शुरू होगी। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान इस केस को कितनी अहमियत दे रहे हैं और ये केस पाकिस्तान की तारीख के लिए कितना अहम है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और अनोखा केस है। इस केस की तारीख तो नाज़रीन बहुत पीछे तक जाती है, कहां तक जाती है वो भी आपको बताएंगे और इसमें होता क्या क्या आया है। लेकिन एक इंतहाई अहम सवाल कल की हेयरिंग में उठा था जब मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने हुक्मरान खानदान से कहा था, उनके वकला से कहा था, जनाब बताएं कि नवाज शरीफ साहब कब कब सरकारी ओहदों पर रहे, वजीर कब रहे, वजीर आला कब रहे, वजीर आजम कब रहे, ताकि ये देखा जा सके कि कहीं सरकारी ओहदों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ था किसी तरह से। ये वाला सवाल जब मैंने नाज़रीन सुना कि मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ये सवाल कर रहे हैं तो काफ़ी सारा पुराना रिकॉर्ड, वो पुराना रिकॉर्ड जो कि सरकारी रिकॉर्ड होता है और हमेशा रद्दी बन जाता है, रद्दी की फाइलें बन जाती हैं। ये चीज़ जो आज हुक्मरान खानदान फेस कर रहा है, इसके ताने बाने यकीनन जो जज साहिबान ने इतना अहम सवाल उठाया है उस दौर तक जाते हैं जब नवाज शरीफ साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने, वजीर आला बने, उसके बाद वजीर आजम बने और बेतहाशा सरकारी दस्तावेजात इस सवाल के हवाले से बताते हैं और ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि जनाब सरकारी ओहदों का इस्तेमाल हुआ, शरीफ खानदान की वेल्थ में बाकायदा तौर पे इजाफा होना, उनकी कंपनीज बनना तब शुरू हुई जब नवाज शरीफ साहब सरकारी ओहदों पे आए। किस किस तरह से सरकारी रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल हुआ। इस हवाले से 1993 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बर्खास्त किया गया, उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया करप्शन का और बात की कि जनाब करप्शन जिस तरह से हो रही है उसमें तमाम इदारे जो हैं उनका भी कैप्चर कर लिया गया है। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस तारीखी केस की हेयरिंग सुनने सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद थे। कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं शाजिया मरी ससी पलेजो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। एमएनए, उन चंद एमएनएज में से जो कि पार्लियामेंट में मेहनत करके जाते हैं, सवाल करते हैं। सेनेटर ससी पलेजो साहिबा, नाज़रीन बात का आगाज करते हैं उसी सवाल से, लेकिन उससे पहले एक और बहुत अहम सवाल, वो सवाल के जनाब जिस हवाले से शरीफ खानदान ने 31 शख्स का खत पेश किया और कहा कि जनाब मियां शरीफ साहब की, अब्बा जी की इन्वेस्टमेंट थी दुबई में। अगर आप ये खत देखें तो इसमें बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है और बताया जाता है कि जनाब मियां मोहम्मद शरीफ साहब के उनके साथ रवाबित भी थे और फिर यहाँ पे बड़ा वाज़ेह लिखा है कि उन्होंने कहा कि एक सर्टेन पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट वो वहां पे देना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं अल्थानी फैमिली के साथ। फिर 12 मिलियन दिरहम का भी जिक्र आया। एक इंतहाई अहम सवाल नाज़रीन यहाँ पे ये उठता है कि उस वक्त से लेके अब तक क्या शरीफ खानदान किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में, किसी सरकारी दस्तावेज में, किसी वेल्थ टैक्स में ये वाला अमाउंट की इन्वेस्टमेंट दिखा सकता है कि मियां शरीफ साहब ने ये इन्वेस्ट किया था। और ये हमने टैक्स डिक्लेरेशन में इसका जिक्र किया है, वेल्थ स्टेटमेंट में ये हमने इसका जिक्र किया है, इसके हवाले से ये वेल्थ टैक्स हमने दिया है। वेल्थ टैक्स अब से चंद साल पहले खत्म हुआ, लेकिन जिस दौर की ये बात चलती आ रही है उसमें बहुत से दौर ऐसे भी रहे जब वेल्थ टैक्स बाकायदा तौर पे दिया जाता था। तो ये 12 मिलियन दिरहम की जो इन्वेस्टमेंट है, क्या किसी पाकिस्तानी दस्तावेज में इसका जिक्र है या नहीं है? मैं अली मोहम्मद साहब आपसे भी जानना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में आपके वकील ने क्या अभी तक ये वाला सवाल उठाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया अरशद साहब, आप इस केस पे पाकिस्तान के लिए जो मेहनत कर रहे हैं मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। चाहे कोई उसके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मैं समझता हूँ चाहे हम हो चाहे कोई और हो, अगर ये केस, अगर ये इस तरह के इल्ज़ामात हम पे लगें, आपका और तमाम जर्नलिस्ट का उनका फ़र्ज़ है कि वो हमसे सवाल उठाएं। आप अपना फ़र्ज़ अदा करें। नईम बुखारी साहब अपने आर्गूमेंट्स अभी पूरे नहीं किए, वो अभी कल भी बात करेंगे और शायद कल पूरा हो जाए तो कल ज़ाहिर है इसको उठाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप रेस कर रहे हो कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी और इतना बड़ा ये कवर भी ले रहे हैं ना मियाँ साहब। देखिए ये केस एक ऐसा अजीब केस है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये केस ना जाता
अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चलता ही ना और पार्लियामेंट में जो मियां साहब ने बात की थी कि उन्हें अल्फाज कोर्ट एंड कोर्ट तकरीबन ऐसे ही थे अरशद साहब कि हुजूर ये हैं वो शवाहिद जो मैंने पेश कर दिए, अगर उस पर इत्तफाक कर लिया जाता, क्या पाकिस्तानियों को कभी कतरी खत का पता लगता? तो क्या जिम्मेदारी नहीं थी कि उसको किसी बिल्कुल कतरी खत का तो पता लग गया, लेकिन उस पर सवाल भी ये उठता है। मैं शशि पलेजू साहब आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहूंगा, क्या किसी पाकिस्तानी दस्तावेज में इस इन्वेस्टमेंट का शरीफ खानदान ने जिक्र किया है? क्या शरीफ खानदान ये दिखा सकेगा आपके ख्याल में? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़े क्लोजली इसको वॉच करती रही है, और मैं आज आपको वो दस्तावेजात भी दिखाऊंगा जो फेडरल एंटी करप्शन कमेटी ने इस हवाले से तहकीकात की थी। क्या क्या उसने बताया, मुख्तलिफ बैंक इस हवाले से क्या कहते रहे, जो अदालती रिकॉर्ड है वो चीख चीख के क्या पुकारता रहा इस हवाले से, वो सब बताऊंगा। लेकिन आपसे जानना चाह रहा हूं, आपकी सियासी मेमोरी में कहीं ये चीज आती है कि हाँ जी शरीफ खानदान ने ये बताया था, किसी भी फर्द ने, कि मियां शरीफ साहब की ये वाली दुबई में इन्वेस्टमेंट है या कतर में इन्वेस्टमेंट है, और किसी टैक्स रिकॉर्ड में ये मौजूद है पाकिस्तान के? अशरफ साहब, मेरे ख्याल में आपने आज बड़े पर्टिनेंट और रेलेवेंट सवाल उठाए हैं। आप बड़ी मेहनत करते हैं, एक रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के बाद आप ये सारी चीज़ें लाते हैं। हम बहसियत कौम के इस चीज़ को ARY की काविश को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। मेरे ख्याल में बड़ा कंट्राडिक्शन है। सारे अब तक जो भी मामला चले हैं, मुस्लिम लीग नून एक बंद गली में फंसती हुई नज़र आती है, क्योंकि ऐवान में जो जवाबात दिए गए, फिर अभी भले कितने भी वकला वो चेंज कर लें, लेकिन जो कंट्राडिक्शन का ये सिलसिला है वो रुकते हुए नज़र नहीं आता। ये बड़ा अहम केस है। इसमें भले PTI वाले गए हैं, लेकिन हमने जो लेजिस्लेशन के लिए पेशरफ्त की है और एक एहतसाब के हवाले से जो भी पार्टी हो, वो भी अहम है। सेनेट में पास करना, हमने जिस तरीके से सारी चीज़ों को फेस करके उसमें PTI सब ये शामिल रहे थे, लेकिन ये जो हेयरिंग चल रही है इसमें मेरे ख्याल में अब जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि रोज़मर्रा उसमें हो, इसकी जो पेशी हो, हेयरिंग हो, उसमें क्योंकि रोज़ हो रही है तो उनको भागने का भी शायद मौका उस तरह न मिल सके, चाहे वो कितने ही उसको कवर करना चाहे, या ज़ाती हमलों पे भी हम देख रहे हैं कि आ रहे हैं, लेकिन कौम बिल्कुल जानना चाहती है। और उनमें तारीख से लेकर, जगह से लेकर, कंपनी से लेकर जो उनके औलाद हैं, बच्चे हैं, इस हवाले से जो उनकी पहले स्टेटमेंट से बाद में हैं, वकला जिस तरीके से आगे आकर वो पेश कर रहे हैं अदालत में, ज़मीन आसमान का कहीं कहीं वो भी फ़र्क नज़र आता है। जमीन और आसमान फर्क नजर आ रहा है शशि पलेजू साहिबा को, नाज़रीन। और अब मैं आपको वो रिकॉर्ड दिखाना चाह रहा हूं फेडरल एंटी करप्शन कमेटी की। फर्स्ट इंटरिम रिपोर्ट है नाज़रीन, 30 नवंबर 1994 की, और उस वक्त फेडरल एंटी करप्शन कमेटी जो कि मार्च 1994 में नोटिफाई हुई थी, उसने के पास 729 केसेस थे। वो सारे इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं, लेकिन इसमें इत्तेफाक ग्रुप का भी जिक्र आता है। और इत्तेफाक ग्रुप का जब जिक्र आता है नाज़रीन, तो वहां पे आप ये पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन में, फेडरल एंटी करप्शन कमेटी की इंटरिम रिपोर्ट में, कि इत्तेफाक ग्रुप ने मोस्टली इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और दूसरे टैक्स जो हैं उनको इवेड किया है, उनको बचाने की कोशिश की है, जिस वजह से उनकी दौलत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। और इस गैर कानूनी पैसे को लीगल कवर देने के लिए, और उसको डिक्लेयर ना किया जाए या उसको कवर किस तरह से दिया जाए, उस वक्त के वजीर आजम यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 13 दिसंबर 1990 को क्लॉज 8 पार्ट 4 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ IT ऑर्डिनेंस लेके आए और कहा कि जनाब इस हवाले से कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में, वो उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में जो दिसंबर 1990 से जून 1995 तक लगाई जाए, थ्रू दिस एंड फॉरेन एक्सचेंज बेरर सर्टिफिकेट्स। And this group then whitened at least 500 million rupees in just 2.5 years. 500 मिलियन रुपए काले धन को सफेद किया गया सिर्फ 2.5 साल के अरसे में। ये फेडरल एंटी करप्शन कमेटी, उसकी सरकारी रिपोर्ट है 1994 की, और ये डायरेक्ट कह रही है कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने इस तरह का कानून लेके आए, और उसका बाकायदा तौर पे हवाला दिया गया है कि किस तरह से उसमें अमेंडमेंट की
ताकि 500 मिलियन काला धन इस ग्रुप का सफेद पैसे में तब्दील हो जाए। ना सिर्फ ये, फेडरल एंटी करप्शन कमेटी मजीद ये भी कहती है कि ह्यूज टैक्स इवेशन है, बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स इवेशन है, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। और बहुत से रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट जब उन्होंने देखे इंक्वायरी के दौरान तो उन्हें यह पता लगा कि ये जो वेल्थ है इनकी, जो इनका पैसा है, वो बहुत सारा फिक्टिशियस नामों पे रखा गया है, बेनामिया नामों पे रखा गया है, आउटसाइड द बुक्स इन पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो पाकिस्तान में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, उसमें नहीं, और इसमें अभी जो बाहर पैसा है वो शामिल नहीं किया गया। यानी 1994 में भी फेडरल एंटी करप्शन कमेटी ये चीज आइडेंटिफाई कर चुकी थी, जो पनामा पेपर्स में 2016 में आया। लेकिन हमारे यहां जिस तरह से होता है, एक चीज आती है उस वक्त उसकी बड़ी हाइप क्रिएट होती है और फिर इस तरह की रिपोर्ट्स रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती हैं, उस पर मनोमन मिट्टी चढ़ जाती है। अगर इन्हीं रिपोर्ट्स पे काम किया जाता तो शायद पनामा का स्कैंडल ना आता। ना सिर्फ ये वाली रिपोर्ट आगे चल के आपको बताती है कि फेडरल एंटी करप्शन कमेटी ने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी उनको पता लगा जो कि किसी भी बुक्स में, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाहिर नहीं थी, और वो शरीफ खानदान की 2 खवातीन के नाम पे थी। और जब इंक्वायरी ऑर्डर हुई तो उसमें चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए, जिसमें कि पता लगा कि ना प्रॉपर्टीज तो डिक्लेयर ही नहीं की गई अथॉरिटीज को, और जब बुक्स का डिटेल एग्जामिनेशन किया तो उससे पता लगा कि जनाब इससे रेवेन्यू आ सकता है। और इस हवाले से पता लगा कि जनाब चेकिंग ऑफ टैक्स इन डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनी, वेरी हैवी कंसीलमेंट हैज बीन डिटेक्टेड। ये उस वक्त की फेडरल एंटी करप्शन कमेटी कह रही है कि बहुत बड़े पैमाने पे काम को छुपाया गया, काम किस तरह से आगे किया गया। ना सिर्फ ये नाजरीन, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सवाल पूछा कि जनाब कब कब वजीर रहे, वजीर आला रहे, वजीर आजम रहे, और क्या अपने फैमिली के कारोबार, वो फैमिली का कारोबार जिसको मरियम सफदर साहिबा लिखती हैं कि जी 60 साल पे फैली हुई फैमिली की वेल्थ, उस हवाले से ये मिनरवा में जो स्टेटमेंट सामने आई वहां पे वो चीज सामने आई। फैमिली बिजनेस का हवाला वजीर आजम ने पार्लियामेंट में तकरीर में दिया, कौम से खिताब में बताते रहे, उसी के हवाले से बताते हैं। और जब सवाल आया तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ने शुरू किए तो लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू मैनिपुलेशन ऑफ एसआरओज निकाले जाते हैं किस तरह से कि 27 जून 1991 को स्क्रैप पे ड्यूटी का जो रेट है वो तब्दील कर दिया गया और उसको कम कर दिया गया सिर्फ 500 रुपए पर टन पे, जबकि दूसरा स्क्रैप था, यानी कि आपके कंपटीटर्स का या दूसरी जगह पे जो स्क्रैप इस्तेमाल हो रहा था उसकी कीमत 1500 पर टन से बढ़ा के 3000 पर टन कर दी गई, जिससे कि गदानी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री का क्लोजर हो गया, खत्म हो गई और 50,000 गरीब वर्कर्स बेरोजगार हो गए। ये वो एसआरओ था जिससे इत्तेफाक फाउंड्री को फायदा पहुंचाया गया। स्क्रैप की ड्यूटी 500 रुपए पर टन कर दी गई, दूसरे की 1500 से बढ़ा के 3000 कर दी गई, जिससे गदानी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री तबाह हो गई और 50,000 गरीब वर्कर रोजगार से महरूम हो गए। ये तो नाज़रीन पहली रिपोर्ट थी। इसके अलावा फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट जब आती है फेडरल एंटी करप्शन कमेटी की और मार्च 1995 में, तो ये इंकशाफात का सिलसिला चलता रहता है। ये बाकी ग्रुप्स का भी इसमें जिक्र है कि घी यूनिट्स किस तरह से गए, प्राइवेटाइजेशंस किस तरह से हुई, बैंक्स के किस तरह से हुए, तवक्कल ग्रुप के मामलात क्या थे और दीगर बहुत सारे ग्रुप्स के हवाले से पाकिस्तान के। यहां पे पता लगता है कि जनाब 834.8 मिलियन फंडेड और 183.14 मिलियन नॉन फंडेड, यानी टोटल तकरीबन काफी सारा 1.1 अरब से ज्यादा का अमाउंट आउटस्टैंडिंग था इत्तेफाक फाउंड्रीज के हवाले से। इसके अलावा आगे जाके लिखते हैं कि जनाब फेडरल एंटी करप्शन कमेटी की जब इन्वेस्टिगेशन हुई बैंक अकाउंट्स में इत्तेफाक फाउंड्रीज, इत्तेफाक ग्रुप के, तो पता लगा कि रूल्स कवानीन की धज्जियां बिखेर दी गई, इरेगुलरिटीज हुई, बेज़ाब्तियां हुई, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डिसिप्लिन अंडर डोमेन ऑफ पावर रिजल्टिंग इन पॉसिबल फ्रॉड एंड रिस्क एक्सपोजर टू ह्यूज बैंक पब्लिक ट्रस्ट मनी। कौम के पैसे को, पब्लिक के पैसे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और आगे इसमें मजीद इस तरह की फिर हुदैबिया पेपर मिल्स के भी कारनामे इसमें दर्ज हैं, इत्तेफाक ब्रदर्स के कारनामे दर्ज हैं और पाकिस्तान के दीगर बड़े बड़े ग्रुप्स के इसमें कारनामे दर्ज हैं कि क्या होता रहा। लेकिन मसला यह है कि कमेटीज, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट भी है, नैब भी हमारे पास है, वहां पे भी इस तरह की बेतहाशा रिपोर्ट्स होंगी, लेकिन कार्रवाई नहीं होती उस हवाले से। अगर ये कार्रवाई उस वक्त होती
तो शायद आज पनामा का केस दोबारा हुक्मरान खानदान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ना सुन रही होती और कल ये सवाल ना करती कि जी कब वजीर बने, वजीर आला बने, वजीर आजम बने, क्या सरकारी ओहदे को इस्तेमाल तो नहीं किया। ये दो रिपोर्ट्स फेडरल एंटी करप्शन कमेटी की बता रही हैं कि सरकारी ओहदा किस तरह से इस्तेमाल हुआ। ना सिर्फ ये नाज़रीन, एक लिंकेज और बनता है। जब रमजान शुगर मिल्स को हम देखते हैं तो रमजान शुगर मिल्स के हवाले से हबीब बैंक के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ये खत में बताते हैं कि जो रमजान शुगर मिल है 1990 में बनी और 31 मार्च 1991 यानी कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन चुके हैं, उसके बाद रमजान शुगर मिल की तरफ से एक एलसी खोलने के लिए आता है कि जी रिक्वेस्ट आती है 25 मिलियन की, फेवरिंग द अबव नेम्ड पार्टी। ऑल द रिक्वेस्ट प्रपोजल्स वर प्रोसेस्ड बाय द ब्रांच एंड कंट्रोलिंग ऑफिसर्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन क्रेडिट रिपोर्ट डेटेड 31/1/1991 यानी वजीर आजम साहब के आने के बाद। और इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग तफसीलात भी दर्ज हैं, ये तमाम सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसके बाद नाज़रीन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये डॉक्यूमेंट है 15 सितंबर 1994 का। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको नाज़रीन इसलिए दिखा रहा हूं कि यहां पे इसमें पता लगता है जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा कि जनाब 1991 में 27 अप्रैल 1991 में लोन अमाउंट जो था ग्रुप के खिलाफ आउटस्टैंडिंग जो था, कैश फाइनेंस फैसिलिटी ये 200 मिलियन की अवेल कर रहे थे, मार्कअप इन्होंने दिया नहीं हुआ था, लेकिन नवाज शरीफ साहब क्योंकि वजीर आजम बन गए तो कॉन्सिक्वेंटली ऑन 27/4/1991 द अबव लोन अमाउंट वाज कन्वर्टेड इनटू अ लॉन्ग टर्म लोन, यही लंबे अरसे के लिए उसको लोन कर दिया गया जो कि 10 साल में फिर अदा किया जाएगा विद अ ग्रेस पीरियड ऑफ 1 ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 1 जनवरी 1991। और इस तरह से ये मामलात आगे चलते रहे। ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का लेटर था इस हवाले से जो उस वक्त के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने लिखा। ना सिर्फ ये नाज़रीन, मैं आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इत्तेफाक फाउंड्रीज की ये 1988 और 89 की रिटर्न दिखा रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आपको याद होगा वजीर आजम पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में भी कौम से खिताब में बताया कि ना इत्तेफाक फाउंड्रीज कितनी बड़ी थी, कितने मिलियंस का इनका कारोबार था और बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप था। लेकिन इत्तेफाक फाउंड्रीज की जब आप ये वाली स्टेटमेंट देखते हैं तो आपको पता लगता है कि यहां पे तो ये तकरीबन 3 लाख का लॉस शो कर रहे थे और इत्तेफाक सर्विसेज के पहले डिटरमिनिंग लॉस ऑफ रुपीज 3,03,722 रुपए। तो वजीर आजम जब पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं जी इतना बड़ा ग्रुप था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो ये बता रहा था कि जनाब 3 लाख तकरीबन 3 लाख और 3700 रुपए इनके ग्रुप को नुकसान हो रहा था, लॉस हो रहा था। इस तरह से इनकम टैक्स के इस डॉक्यूमेंट को जब मजीद आगे हम चलते हैं तो पता लगता है कि पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं और यहां पे आप 15 लाख का एक अमाउंट देखते हैं जिसको कि कहा गया इज ट्रीटेड एज फिक्टिशियस विच टेंटमाउंट्स टू कंसीलमेंट अंडर सेक्शन फलाना फलाना फलाना। तो ये वो सारे अकाउंट्स थे, जब इनके देखने गए, इनकी स्क्रूटनी हुई तो पता लगा। लेकिन पैसा क्योंकि आता है जाता है, रसीदें होती नहीं है। जब इत्तेफाक फाउंड्रीज की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस हवाले से तहकीकात कर रहा था तो पता लगा 1 करोड़ रुपए का अमाउंट भी इसमें शो हुआ। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं नाज़रीन ये डॉक्यूमेंट। उसमें पता लगा कि जी कैश बुक समरी में दिसंबर 1987 में एक अमाउंट आ गया तकरीबन 1 करोड़ का, शोन टू हैव बीन पेड थ्रू फैमिली लोन। उसमें लेजर का नंबर भी दिखा हुआ है कि जो फैमिली मेंबर्स को दिया गया फोलियो 1753 उसमें से मिसिंग था कंट्रोल लेजर में से। जब फैमिली लेजर को देखा गया तो पता लगा वहां पे तकरीबन 3,50,000 की पोस्टिंग है, जिसका मतलब है कि इंडिविजुअल अकाउंट में तो ये पे हुआ। जब उनसे सवाल जवाब हुए तो उन्होंने कहा नहीं जनाब ये वाला पैसा जो है एक कॉन्ट्रा एंट्री थी एंड ड्यूली शोन इन द बुक ऑफ HBL अकाउंट फलाना फलाना। जब HBL के अकाउंट बुक चेक की गई तो पता लगा वहां पे भी ये वाला मामला नहीं है। फिर दोबारा सवाल जवाब हुए, पता लगा जी इंटर कंपनी लेटर है और उस हवाले से अब्बास एंड कंपनी लिमिटेड में ये एग्जिस्ट करता है। जब वो चेक किया गया तो वहां पे भी ये वाला अमाउंट नजर नहीं आया। हु विल टेक एक्शन एज वारंटेड बाय फैक्ट्स ऑफ द केस, और आखिर में ये लाइन लिख दी गई हु विल टेक एक्शन एज वारंटेड बाय फैक्ट्स ऑफ द केस। ना सिर्फ ये नाजरीन, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक केस 1994 में शहबाज शरीफ साहब,
इत्तेफाक फाउंड्री, आप ये केस देख सकते हैं, इसका केस नंबर भी है। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ये फाइल किसके खिलाफ कर रहा है? इत्तेफाक फाउंड्री। दूसरे नंबर पे है मियां मोहम्मद शरीफ साहब और तीसरे नंबर पे है मियां नवाज शरीफ, सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ, रेजिडेंट 180 मॉडल टाउन। और इसमें आके जो सबसे इंटरेस्टिंग पैराग्राफ, जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बाकायदा तौर में अदालत में गया कि जनाब इनिशियली तो हमने इनकी कंपनी को अकोमोडेट किया था, इन्होंने कैश क्रेडिट फैसिलिटी मांगी थी हमसे 17.5 मिलियन की। हाउएवर अंडर द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 3, फर्स्ट एज फाइनेंस मिनिस्टर, रिस्पोंडेंट नंबर 3 नवाज शरीफ साहब बतौर फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब, फिर बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब और आखिर में बतौर वजीर आजम पंजाब, उन्होंने फाइनेंस फैसिलिटी जो है आप देख सकते हैं नंबर 3 पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। और ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान उस पर अदालत को कह रहा है कि जनाब इन्होंने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, बतौर चीफ मिनिस्टर और फिर बतौर वजीर आजम पाकिस्तान इस फाइनेंशियल फैसिलिटी को 17.5 मिलियन से 200 मिलियन तक बढ़वा दिया, जो कि बहुत जल्दी में किया गया और इरेगुलर मैनर में किया गया विद इन अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। नाज़रीन, ये वाले दस्तावेजात और भी काफ़ी सारे हैं जो इंशाल्लाह कल मैं आपको बताऊंगा इस ग्रुप के हवाले से। और हुदैबिया पेपर मिल जब बनी, कितने में बनी, कौन कौन डायरेक्टर से, क्या शेयर थे, वो आपके साथ कल तफसीलात शेयर करेंगे। अली मोहम्मद साहब, कल ये वाला सवाल उठा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब कि सरकारी ओहदा तो इस्तेमाल नहीं हुआ, ना सिर्फ ये बेतहाशा और ऐसे सरकारी रिपोर्ट्स पड़ी हैं जो ये सारी चीजें बता रही हैं। हम ये सवालात कब तक करते रहेंगे? मुझसे न हो सकेगा अमीर शहर का एहतराम, मेरी ज़बां के लिए ताले ख़रीद लो। अरशद शरीफ साहब, आप गलत मुल्क में पैदा हुए हैं, आप ना करें जो कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा आपकी बातों से, कोई अमल नहीं करेगा। इसी तरह आपकी और मेरी माएँ ज़मीन पे पड़ी फर्श पे मरती रहेंगी। जिस दिन इस मुल्क में अरशद भाई किसी वजीर, वज़ीर आला, किसी MNA, MP, वज़ीर आज़म की, किसी फौज के जनरल की, किसी जज की, किसी ब्यूरोक्रेट की माँ जमीन पे फर्श पे मर गई, उस दिन अरशद साहब आपकी बातों पे कोई अमल करेगा। आप जब ये कहानी सुना रहे थे मेरा दिल रो रहा था इस बात पे कि ये मुल्क हमारे पुरखों ने बनाया है। मुझे याद है मेरे दादा पीर मोहम्मद खान 1995 में मरे, जिन्ना की साथी थे, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीगर थे। मुझे कहते थे ये मुल्क हमने बड़ी मुश्किलों से बनाया है, अल्लाह इसको हमारी आंखों के सामने कुछ ना करे। ये अल्लाह के करम से चल रहा है। मुझे तो लगता ये है अरशद साहब, हम इंसान नहीं, पता नहीं कौन इसको चला रहा है। हो सकता है ये दाता गंज बख्श का रहम करम हो सकता है ये अल्लाह ताला के फजल से जो बड़ी इमाम का मज़ार है, औलिया कराम की कुछ दुआएं पता नहीं इसको चला रही हैं। कौन चला रहा है इस मुल्क को? चलाने वाले तो लूट रहे हैं, चलाने वाले तो लूट रहे हैं। मुझे एक चीज बताएं, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मियां साहब ने, अल्लाह ना करे, फिर भी मैं कहता हूं ना करे कि उसने चुराया वो पैसा। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो पैसे ले गया है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मेरे मुल्क का वजीर आजम जो है उस पर इल्जाम लगता है, या सही है या गलत है। इस मुल्क के इदारे देखें, आपके बदन में अरशद साहब, मेरे बदन में जब कोई तकलीफ होती है, इस बदन में कहीं किसी जगह पे पूरा बदन उसके खिलाफ रिएक्शन करता है। ये बुखार क्या होता है? ये जरासीम के खिलाफ रिएक्शन होता है। फिक्र की बात अरशद साहब ये नहीं है, ये तो है फिक्र की बात कि वजीर आजम ने खुदा ना खास्ता करप्शन की है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इल्जाम लगने के बाद मुल्क के इदारे बिल्कुल मरियल पड़े हुए हैं। देयर इज नो इदारा टू क्वेश्चन हिम। अगर आप अरशद शरीफ साहब, अगर मियां नवाज शरीफ साहब एक गरीब आदमी होते, 5 हेक्टर की जमीन पे वो काश्त कर रहे होते और वो सिर्फ एक अपना बिजली का बिल ना भरा होता उन्होंने, वो जेल में होते। शशि पलोरी साहिबा, जिस वक्त ये तहकीकात हुई फेडरल एंटी करप्शन कमेटी की, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा वजीर आजम थी, क्यों नहीं कुछ कर सके तब से अब तक आप लोग? देखिए, बदकिस्मती से यहाँ ये होता रहा है, एक तो जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है, हकीकी मानों में वो पार, वो इख्तियार नहीं मिला और 2-2 सालों में गवर्नमेंट चली गई मेरे ख्याल में। और वो खातून वज़ीर आज़म थी, काफ़ी सारे हवालों से बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एक टैबू की बात थी, नॉर्म नहीं था। तो बहरहाल मोहतरमा साहिबा ने अपनी दानिशमंदी से वो न फ़कत उन्होंने मुल्क और कौम को गाइड किया, चलाया, नई चीज़ें भी वो लाई, नए कवानीन भी लाई,
लेकिन बड़े चैलेंजेस का भी सामना किया। लेकिन हमारे साथ जो हुआ, न किए गए गुनाहों का भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक जवाबदेही करनी पड़ी। जेलों में हमारे लीडर्स को रहना पड़ा, मोहतरमा साहबा हों या आसिफ अली जरदारी साहब हों या दूसरे हमारे और लीडर्स हैं, या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पिछली गवर्नमेंट में। और यहाँ ये हो रहा है कि जो चीज़ आलम आश्कार है, लेकिन मैं जैसे सिंधी में एक शेर है कि तू चो तो कुछां, तू चो न रुछां, पर तोखां हिकिड़ी ॻाल्हि पुछां, तू के खे ख़ामोश कंदे ऐलान मान रुगो। फ़कत मेरी आवाज़ नहीं है, आवाज़ या आपकी नहीं है, यहाँ ऐलान, एहतजाज, आवाज़ें, शोर हर जगह से उठ रहा है। अब ये हुकूमत किस किस को खामोश करेगी? अगर किसी एक इदारों को वो मैनेज कर भी ले, लेकिन ये चीज़ इतनी एक्सपोज हो चुकी है कि ये अब उनकी बस की बात नहीं है इसको उस तरह कवर करना, क्योंकि दूसरे लोगों पर तो उन्होंने मुसलसल कीचड़ उछाला है। यहाँ हर चीज़ से वो कोई कमीशन बनाकर और उसकी पीछे छुपकर फिर अपने मनपसंद बिल्कुल जो दास्तान आप सुना रही हैं आज के दौर की, 1993 में जब गुलाम इसहाक खान ने बर्खास्त की थी हुकूमत, आप वो तकरीर सुने, उसका एक हिस्सा नाज़रीन मैं आपको सुनाऊंगा और अपने पार्टिसिपेंट से पूछूंगा कि क्या आज हालात मुख्तलिफ हैं और जो उस वक्त इल्ज़ामात लगाए थे उस वक्त क्या हुआ था, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जो इल्ज़ामात हैं शरीफ खानदान पे, वो इल्ज़ामात नए नहीं हैं, वो इल्ज़ामात नाज़रीन नए नहीं हैं। 1993 में जब सदर गुलाम इसहाक खान साहब ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बर्खास्त की थी तो क्या करप्शन के इल्ज़ामात लगाए थे, आइए जरा सुनते हैं। See corruption and nepotism in the federal government, its functionaries and authorities and agencies, statutory and other corporations, including banks working under supervision and control, and the holders of representative offices has reached such proportions that the orderly functioning of the government in accordance with the provision of the Constitution, including the requirements of the oaths prescribed therein and the law, does no longer carry public faith and credibility, and despite being subject to wide public condemnation, the government has failed to take appropriate action in this behalf. जी नाज़रीन, आपने सुना, ये करप्शन के इल्ज़ामात नए नहीं हैं। जो बातें उस वक्त कही गई, लेकिन उस वक्त भी ये केस गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर, और आर्टिकल 58(2)B के हवाले से बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बहाल कर दी। वाहिद वजीर आज़म हैं जिन पे जुडिशल हिस्ट्री जब आप देखें तो ये वाले जितने मैंने आपको पहले केसेस बताए और 1993 का केस जिन पे बहाली इनकी मुमकिन हुई, उस वक्त के एक जज जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने उसमें लिखा कि जनाब सिंध के वजीर आज़म के लिए कानून अलग है, पंजाब के वजीर आज़म के लिए कानून अलग है, लेकिन बाकी तमाम जजेस उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे ऑनरेबल जजेस के। जस्टिस नसीम हसन शाह साहब का नाम था, जस्टिस रफ़ीक तारड़ साहब का नाम था, जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब का नाम था। आपको बाद में पता लगा होगा कि जस्टिस रफ़ीक तारड़ साहब 1997 में नवंबर 25 को गालिबन शहबाज शरीफ साहब के साथ कोयटा गए और उस हवाले से जो अखबारों में रिपोर्ट हुआ कि शायद कोई ब्रीफ केस भी था, बाद में सदर पाकिस्तान बने। जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब जो उस बेंच का हिस्सा थे वो आजकल गवर्नर सिंध बने। आज भी नाज़रीन जो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, जब आप हुक्मरान खानदान को देखें तो आपको हुसैन नवाज, मरियम सफदर, हसन नवाज या वजीर आजम अपने जाती मामलात की वजाहत देते नजर नहीं आते। आपको नजर आते हैं हुक्मरान जमात के MNA या मिनिस्टर। आज भी दानियाल अजीज साहब जो कि काफ़ी, मैं उन्हें ज़ाती तौर पे कहता हूँ काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन दिफा किसका कर रहे हैं? शरीफ खानदान के ज़ाती मामलात का। आज भी उन्होंने एक दो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें की, क्या कहीं आइए सुनते हैं। आज कुलसूम नवाज की कोई प्रॉपर्टीज मंजर आम पे नहीं है। एक अपार्टमेंट नहीं बल्कि घर जो है वो किसी और जगह पे है जो ना मेरे पास, और वो भी जो है ना एक ट्रस्ट बना हुआ है जो उसको ओन करता है, और उसकी ट्रस्टी जो है वो मेरी वालिदा साहिबा है। आज नवाज शरीफ साहब की कोई प्रॉपर्टीज मंजर आम पे नहीं है, सवाल नहीं है उनके बारे में। कि करप्शन या नाजायज जराए से दौलत जमा करने वाले ना तो अपने नाम पे कंपनियां रखते हैं और ना ही अपने असासे अपने नाम पर रखते हैं।
जी नाज़रीन, आपने सुना दानियाल अजीज साहब ने दो बातें की, ना कुलसूम बीबी का कहीं नाम है ना नवाज शरीफ साहब का नाम है। नवाज शरीफ साहब ने एक वजाहत खुद की थी कौम से खिताब में, और कुलसूम नवाज साहिबा के हवाले से जो दानियाल अजीज साहब ने बात की उसकी वजाहत उनके साहबजादे हुसैन नवाज ने की कि एक और ट्रस्ट है जो वालदा के नाम पर, ये वाला ट्रस्ट कहीं जाहिर हुआ अपने मुल्क, ये प्रॉपर्टी किधर रही है? देखें, मियाँ साहब के वकील ने पिछला जब सीक्वल चल रहा था इस केस का, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा चूंकि आप ये प्रॉपर्टी ओन करते हो, आप इसे इनकार नहीं करते, अब बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है कि आप इसका मनी ट्रेल लाएं। मनी ट्रेल क्या लाए? मनी ट्रेल ये लाए कि जवाब उनके वकील ने ये दिया कि पर्चियों पे कारोबार होता था। उनसे पूछा गया कि वो जो बात मियाँ साहब ने कौमी असेंबली में की थी, यहाँ तो बयान दूसरा है, तो जवाब मिला वो जी सियासी बयान था। ये हम दे रहे हैं इस कौम को। मेरे ख्याल मैं इस पे एक बात सोच रहा था कि हमें अपने स्कूलों का निसाब चेंज कर देना चाहिए। जब हम पहली दूसरी जमात में बच्चों को कहते हैं कि जनाब सच बोलना चाहिए, सच बोलना अच्छी बात होती है, उस निसाब को आप समझते हैं चेंज करने की जरूरत है? अरशद साहब, वो कहानियां, वो बातें तो हम भूल ही गए। देखिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा एक साहिबी को कहा कि आप सिर्फ एक काम करो, आप झूठ मत बोलो, आप सच बोलो, बाकी सारे गुनाह आपसे चढ़ जाएंगे। मैं ये समझता हूँ यार, ये पाकिस्तान वाज अ ड्रीम अरशद, इट वाज अ ड्रीम। उसके साथ लेकिन अभी भी उम्मीद है ऑनरेबल जजेस इस केस को सुन रहे हैं। और मेरे साथ, अभी मैं एक आदमी का नाम नहीं लेता, लेकिन इतना कहूंगा कि इस मुल्क ने उसको बहुत नवाजा। मेरे साथ एक प्रोग्राम में था, पता नहीं किस किस ओहदे पे वो नहीं बैठा, एंड ही इज अराउंड 70 years old। मैं उसके जवाबात सुन रहा था और मैं हैरान था कि यार तुम्हारा कब जमीर जागेगा, इस मुल्क पे तुम कब रहम करोगे? सस्सी पलेजो साहिबा, एजुकेशन रिफॉर्म्स का हम बहुत सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब ये वाला केस और हुक्मरान जमात के आप आर्गूमेंट सुनते हैं, तो क्या आप समझती हैं कि हमें स्कूल का सिलेबस भी अब चेंज कर देना चाहिए? बच्चे जहां क्लासेस में पढ़ते हैं कि जनाब सच बोलना अच्छी बात होती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, उस निसाब को चेंज करने की जरूरत है। उसकी जगह हम क्या बच्चों को यह पढ़ाएं कि जनाब आप जो मर्जी करें, अच्छे अच्छे बड़े तगड़े वकील रखें, उसके बाद आप के कॉल और फेल में तजाद हो तो कोई मसला नहीं? क्या निसाब हमें बदल देना चाहिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग तबसरा भी है, सवाल भी है। निसाब में हमें सच, हक, ईमान, अकीदे और डटकर हक के लिए लड़ने के लिए खड़ा हो जाना, झूठ का साथ नहीं देना, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, पढ़ते रहे हैं। रवायती तरीके से मेरे ख्याल में जो चीज़ें चली आती हैं, अखलाकी लिहाज से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं किसी पर ज़ाती तबसरे नहीं करना चाह रही, लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त में, सारे सियासतदानों को भी ब्लैक शिप नहीं कहती। मुख्तलिफ फील्ड में मुख्तलिफ लोग बैठे हैं, लेकिन जो हेड होता है स्टेट का, या जो लोग जिन पे जिम्मेदारी आती है, वो ज़ाहिरी बात है प्रेसिडेंट वही जो काम करते हैं, कौम उनको देखकर या बच्चे जो है फॉलो करते हैं उनके फुट स्टेप को। ये चीज़ों अभी जो हो रहा है मेरे ख्याल में बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये पूरे हमारी रवायतों को, अच्छी इक़दार को चैलेंज करती हुई नज़र आती हैं। एक तो सिलेबस के हवाले से हम और आप जैसे लोग बातें करते हैं कि दहशतगर्दी के हवाले से, एक्सट्रीमिज़म के हवाले से, या काउंटर जो नरेशन है या बात होनी चाहिए, बयानियाँ, उस हवाले से ऐड करना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हुक्मरान खुद झूठ बोल रहे हों, और झूठ को सच साबित करने के लिए दानियाल अजीज जैसे लोग, जो कल हमें मुशर्रफ के दौर में उसकी वकालत करते हुए नजर आ रहे थे, और उस वक्त उनके नज़र में मियाँ नवाज शरीफ से ज़्यादा बुरा कोई शख्स था ही नहीं। ये इतना बड़ा कंट्राडिक्शन, ऐसे किरदार जो आजकल हमें देखने में आ रहे हैं, जो मोहतरमा मरियम नवाज को खुश करने के लिए, क्योंकि शाम को हमें पता है बैठक होती है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, फिर वाह वाह होती है। दानियाल अजीज साहब, आपने ज़बरदस्त जवाब दिए, फरां MNA साहब आपने तो आज बस आसमान सर पे उठा लिया। तो इस पर जो है ये मामला चल रहे हैं, गोएबल्स बने हुए हैं हिटलर की जो है। बिल्कुल ठीक, शायद ये सियासी क़यादत के हवाले से अपने नंबर पूरे करने की एक रवायत है। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और एक पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में एक ग्लोरियस दौर भी था, बड़े बड़े अजीम जजेस गुजरे हैं जो कहते थे लेट जस्टिस बी डन दो हेवंस में फॉल, इंसाफ करो चाहे आसमानी क्यों ना गिर जाए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आजकल पाकिस्तान के हर गली कूचे में बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्या अशराफिया के लिए कानून अलग है और गरीब आदमी के लिए कानून अलग है? अली मोहम्मद साहब। अलग
है, एक एप्लीकेशन अलग है। 1450 साल पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हालात के बारे में बात की थी कि तुमसे पहले, अरशद साहब ने फरमाया था, तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और कमज़ोर के लिए। और आज वक्त डिमांड कर रहा है कि क्या वो आदमी जो अपना 5,500 रुपए का बिल जमा नहीं कर सकता, जिसके घर में 10 खाने वाले हैं, जो महीने के 14,500-15,000 रुपए कमाता है, क्या उसका अगर मीटर उस 5,000 जमा करने में ना करने में वो जा सकता है और वो जेल जा सकता है? तो क्या मुल्क का वजीर आज़म अगर खुदा न खास्ता करप्शन करे तो क्या वो जेल जा सकता है? यहाँ पे मैं ये बात करता चलूँ तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम सियासतदानों को, अली मोहम्मद इमरान खान पे एहसान नहीं कर रहा, इस कौम पे एहसान नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अपना कर्ज उतार रहा हूँ, आप भी अपना कर्ज उतार रहे हैं, वो भी अपना कर्ज सब उतारें जो इस पाकिस्तान को अपनी माँ समझते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान से, जो मेरी माँ से चोरी करेगा मैं उसका दुश्मन हूँगा। मैं अपने बच्चे उस्मान और मानूर की जंग लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं इस निज़ाम के उनको हवाले नहीं कर सकता अगर ये ठीक ना हो। इसी के लिए सिर्फ दो अशार, 2-3 के, ए चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने दिखला कर, यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं, ना डरते हैं ना नादिम हैं, ना लोगों के वो खादिम हैं, यहाँ पे कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं, कुछ लोग हैं आलीशान बहुत अरशद साहब, और कुछ का मकसद रोटी है, ए चांद यहाँ ना निकला कर। शशि प्ले साहिबा, वेरी क्विकली, क्या गरीब के लिए कानून अलग है और अशराफिया के लिए अलग है? कानून जो लिखत में तो एक ही है, लेकिन उसकी तशरीह और उसकी जो प्रैक्टिकली उसकी जो मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं, उसूलों का जो है सेट हमें बहरहाल अलग अलग दिखाई देता है। जहाँ दो वज़ीर आज़म के बीच में इतना फ़र्क था कि पंजाब के वज़ीर आज़म के लिए, पंजाब के भी अवाम बड़ी गरीब और वो भी रोज़ भुगतते हैं कवानीन के गलत तशरीहों को, और उन पर अजीब सी गलत तरीके से वो रोके जाते हैं। लेकिन यहाँ में